बार बार आरोप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के लग रहे हैं ऑपोजिशन पर। जाहिर है कि राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन मैं बहुत एक बेसिक सवाल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जैसे यश भारती जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ राहुल यादव, मुझे प्लीज बताइएगा। यश भारती जी, मान के चलिए कि आप किसी स्कूल में जाए और कोई बच्चा आपके पास आए, कहे भाई ये समस्या है हमारे स्कूल में, इसका जरा समाधान कर दीजिए, तो आप क्या करिएगा? पहले उसका स्टेटस वेरीफाई कीजिएगा या सीधे प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख दीजिएगा और कहिएगा कि देखिए आप तो स्टूडेंट की बात सुन ही नहीं रहे? राहुल गांधी ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहले ये तो जान ले कि मुद्दे का समाधान हुआ या नहीं हुआ, सरकार संवाद की तरफ बढ़ी या नहीं बढ़ी, आंदोलन खत्म हो चुका है या बचा है। पहले तो उसका स्टेटस वेरीफाई कीजिएगा ना। पूर्णिमा जी, जैसे आपने बताया भी कांग्रेस प्रवक्ता राहुल जी एक जुड़े नहीं, इस बात का तो बेहतर जवाब वही। विषय आदिवासियों का, शिक्षा का, सुरक्षा का, सम्मान का अगर है तो मैं उस प्रदेश मध्य प्रदेश से आता हूं जहां देश के सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, और वहां आदिवासियों की सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा की अगर बात आती है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। विज्ञापनों पे बड़ा बड़ा खर्चा किया जाता है, मोदी जी आते हैं, मोहन जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षा और सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। आदिवासियों के ऊपर यहाँ पेशाब कर दी जाती है, और जो अपराधी होता है उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, संरक्षित करने का काम उनको नेता करते हैं। नीमच के अंदर गाड़ी से बांध करके एक युवक को घसीटा जाता है लंबी चौड़ तक और उसकी मौत हो जाती है। उस मौत पे अगर कोई आवाज उठाए तो उसको सियासत का नाम दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा नहीं जाती। मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर, अन्य जिले ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन शिक्षा केंद्र जो है, जो स्कूल है, सरकारी आवासीय स्कूल है, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां कोई अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों को रखना नहीं चाहेगा, इतना सुरक्षित है। शिक्षा के स्तर तो बहुत ही घटिया है। भोपाल राजधानी में शिक्षक धरने पे बैठे लंबे समय से, एक शिक्षक भूख हड़ताल पे है कि बेहतर तरीके से वातावरण निर्मित करे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। हम क्यों बात करें राहुल गांधी के लेटर पे? हम सीधे आदिवासी की बात मत करिए, आदिवासियों की बात कर लेते हैं। संरक्षित करना आदिवासियों की बात करते हैं, जिनको सम्मानित करना, आदिवासियों की बात करते हैं। यश भारती जी, मध्य प्रदेश से आते हैं आप, ईएमआरएस क्या है मध्य प्रदेश में? देखिए पहली, आप पूर्णिमा जी ईएमआरएस पहलियां बूझनी है तो मैं ईएमआरएस क्या है? ये कोई पहेली नहीं है, ये कोई पहेली नहीं है भारती जी, ये कोई भारती जी ये कोई पहेली नहीं है। आपने बड़े फक्र के साथ कहा और उसके लिए आपको साधुवाद कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं। यश भारती जी, आपने कहा आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप नहीं, आप भी सुनिए यश जी, आप भी सुनिए, आपको भी साथ साथ सुनना पड़ेगा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत बड़ी दयनीय है, यही कहा आपने? ये कहा आपने? सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी मध्य प्रदेश से आती है, आपने यही कहा। अब इस पर मुझे बस इतना बता दीजिए, अब इस पर मुझे इतना बता दीजिए कि ईएमआरएस मध्य प्रदेश में क्या है साहब? आदिवासियों की आपने बात की, आपको बड़ा ज्ञान होगा, बताइए। मतलब मैं जो बात पहले कह रहा था आप उसको सर, मैंने वही कहा जो आपने कहा, मैंने तो कुछ इधर उधर कहा ही नहीं। मैंने अगर आवासीय, आपने मुझे सिरा पकड़ाया, आपने मुझे सिरा पकड़ाया, उसी को पकड़कर यश भारती जी मैं आगे चल रही हूं। मैं पूछ रही हूं कि मध्य प्रदेश में ईएमआरएस क्या है? आप कहिए आपको नहीं पता, और अगर आपको नहीं पता तो आपको मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर आपको नहीं पता, अच्छा सुनाइए, बताइए ईएमआरएस क्या है? उसका फुल फॉर्म बता नहीं, फुल फॉर्म नहीं जानना है मुझे, फुल फॉर्म नहीं जानना है। ईएमआरएस क्या है मध्य प्रदेश में, बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर मैं एकलव्य आदिवासी स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में देर में आप देख चुके हैं और आपको बहुत समय मिल गया है, बता दूंगा, आपको भरपूर समय मिल गया है, आप इतनी देर में चेक कर चुके हैं, तो चलिए ये भी मैं आपकी क्विकनेस ही कहूंगी कि चलिए इतनी देर में आपने समझ लिया। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? मैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा आदिवासियों को लेकर आपको लगता है सरकार ने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपको लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासी सिर्फ उन राज्यों में हैं जहां पर सरकारें बीजेपी की हैं, ऐसा तो नहीं है। सरकारें वहां पर भी जहां कांग्रेस की है, आदिवासी तो वहां पर भी रहते हैं। तो फिर इसी के साथ राहुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे सवाल पूर्णिमा जी बोलिए। जहां सर्वाधिक संख्या में रहते हैं, क्या उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए?
जहाँ सर्वाधिक अपमान किया जा रहा है कि उस बात को नजरअंदाज कर दिया ये जाए, किसने कहा? जहाँ सबसे ज्यादा ये बजट किसने खर्चा कहा? किया जा रहा है, ये किसने क्या कहा उस कि बात आप को उसे नजरअंदाज कर नजरअंदाज दिया करिए? जाए? जहाँ मोदी जी किसने कह दिया कि आप उसे नजरअंदाज करिए? करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पे आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई आज की नहीं है यश भारतीय जी, आज की नहीं है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों की न जाने कब से चलती आ रही है, और अगर उनकी इस तरीके की उनकी इस तरीके की अगर उपेक्षा हुई है, सुनिए ना यश जी, डाइवर्ट मत करिए बात को, डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को। मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है तो उसमें एक बड़ी भागीदारी बाकी सारी पार्टीज की भी है जो इससे पहले अपनी सरकारें रह चुकी हैं, बना चुकी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो आदिवासी जल जंगल जमीन जो आपने कहा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अडानी को दे दिया जाए और उस पर जब आवाज उठाने की बात की जाए तो अब अडानी का नाम आप मत लीजिएगा, वरना मुझे आपके उन समारोह का जिक्र करना पड़ेगा जहां पर अडानी जी को स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं आपके सहयोगी पार्टी के नेता राहुल यादव जी। बीजेपी सीधे ये सवाल पूछ रही है कि भाई पहले समस्या जान लेते, समस्या का समाधान मिल गया है या जान लेते, पूरी की पूरी जानकारी ले लेते और उसके बाद मुद्दा उठाते, और अगर मुद्दा उठाना ही है तो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों उठाते हैं? बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आदिवासियों की समस्याएं नहीं दिखती क्या कांग्रेस को? नहीं नहीं, बिल्कुल दिखती है। हमारी सरकारों को लेकर भी अभी राहुल गांधी जी ने जब झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसमें भी हमारे नेतृत्व ने गंभीरता दिखाई और तत्परता दिखाई। उसी का परिणाम है कि वहां आंदोलन हिंसक नहीं हो पाया। खैर, मैं विषय पर आता हूं, मैं बहस को इधर उधर। हिंसक नहीं हुआ आंदोलन झारखंड में? नहीं नहीं नहीं, जो दिल्ली में जो हालात बने, हिंसक नहीं हुआ राहुल जी। लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट। लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट। झारखंड में आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। मैडम आप रुक जाइए। अरे क्यों? सवाल किया है, आप बोल के निकल जाइएगा और गलत बात बोलिएगा और आपको कोई रोकेगा भी नहीं। यादव जी, ये क्या तरीका हुआ? आप बोल लीजिए। ये क्या तरीका हुआ? आप बोलिए। आप ही की बात को करेक्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं, अपने दर्शकों के लिए कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कर रही। एक सेकंड रुक जाइए, दर्शकों के लिए कर रही हूँ। गलत फैक्ट है जो यादव जी ने कहा कि झारखंड में आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। आंदोलन में छात्रों पर लाठीचार्ज पूरे देश ने देखा। अब आगे बोलिएगा यादव जी। आप बोल लीजिए। मैं फिर आपके इसी सवाल का जवाब दे दूं। आपका हो गया, मैं बोलूं अगर आप अनुमति दे तो। आपकी विवेक बुद्धि जो कहती हो यादव जी, उसके हिसाब से आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ। आप सुन लीजिए। अब आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है, और मैं बिल्कुल भी, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की क्षमता रखता हूं। आपने झारखंड का जिक्र किया, किस तरीके से वो विजुअल्स और वो वीडियो आए बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, भाजपा जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़कों को भरकर लेकर जाया जा रहा था। महज मैं कह रहा हूं छात्र वहां जो है बिल्कुल भी उग्र नहीं हुए। जो बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़के भेजे थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के, उन लोगों ने जरूर उसमें उग्रता दिखाई। उसको लेकर पुलिस ने भी कार्रवाई करी। खैर, मैं विषय पर आता हूं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे भी सवाल रहेगा कि महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र जो है वो आखिर मांग क्या रहे थे? वो किसी नेता का बंगला नहीं मांग रहे थे साहब, वो कोई सरकारी ठेका या कोई उसकी मांग नहीं कर रहे थे, कोई राजनीतिक पद नहीं मांग रहे थे। वे कह रहे थे कि हमें पढ़ने दीजिए, सुरक्षित छात्रावास दीजिए, और सम्मान के साथ रहने दीजिए, खाना दीजिए, मेडिकल सुविधा दीजिए, और ऐसे नियम मत बनाइए जो हमारी पढ़ाई को बीच में रोक दे। महाराष्ट्र सरकार के अपने खुद महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में करीब 490 सरकारी आदिवासी छात्रावास है, और 2024-25 में 54,405 विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हुए हैं। यानी ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, ये हजारों आदिवासी युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 46 साफ करता है कि राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देना है तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है। इसलिए हमारा सवाल जो है, या भाजपा के प्रवक्ता बैठे उनसे मेरा सवाल रहेगा कि अगर सरकार की जिम्मेदारी आदिवासी बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की है, तो ऐसा नियम क्यों बनाया गया जिससे कि 30 वर्ष की उम्र पार कर चुका विद्यार्थी जो अभी पढ़ रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो छात्रावास से बाहर हो जाए। 5 अगस्त को
5 अगस्त को भाजपा सरकार एक तुगलकी फरमान लाती है साहब, 14 अगस्त को संशोधन हो जाता है उसी आदेश में, और फिर छात्र सड़क पर आ जाता है। 24 अगस्त को जब राहुल गांधी जी ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सिर्फ ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप स्वयं छात्रों से मिलिए, उनकी बात सुनिए, उनका समाधान कीजिए, इसमें कहाँ कोई किंतु नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि विपक्ष की यही भूमिका होती है, सरकारों को चेताने की, और सरकारों को बिल्कुल उससे जागरूकता मिलती है, उनके पास एक सूचना पहुंचती है। इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वैसी वाली बात हो जाती है कि घर में किचन में गए, खाना तैयार हो गया और फिर अचानक से कह दे कि अब कह दें कि सारा खाना मैंने बनाया। वही वाली बात है साहब, क्रेडिट लेने की बात है। लीजिए अगर आपको अच्छी तरीके से, और विपक्ष के नाते आप सवाल उठाइए और आपको उसका क्रेडिट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल था सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदिवासी स्टूडेंट्स की समस्याएं या आदिवासियों की समस्याएं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक ही सीमित है। लेकिन सोनम पासवान जी, अब आज क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि जरा एनडीए के तौर पर आप, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में उस लिहाज से आप जवाब दीजिएगा। मतलब आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से कोई सवाल ना उठाया जाए, और जहां पर विपक्ष कोई सवाल उठाएगा सरकार को लेकर, तो आप कह देंगे कि नहीं, ये तो इनकी सेलेक्टिव अप्रोच है, ये अपने शासित राज्यों में नहीं देखते क्या समस्याएं हैं, तो विपक्ष को फिर तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कोई। सोनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बोलिएगा मैम। सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, आज राहुल गांधी जी पत्र लिखकर जिस हमदर्दी का दिखावा कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि उनका दोहरा रवैया और राजनीतिक अवसरवादिता है। जब बात गैर कांग्रेसी राज्यों की आती है तो राहुल गांधी तुरंत चिट्ठी और पत्री लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीमा पर रांची या उनके अपने गठबंधन शासित राज्यों की आती है, तब आदिवासी समाज की उपेक्षा हो रही है और युवाओं के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। वह राहुल गांधी जी कलम और स्याही सूख जाती है क्या, और वो मौन धारण कर लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए का रुख बिल्कुल साफ है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा दलित, शोषित और आदिवासी युवाओं के सम्मान की लड़ाई लड़े हैं। हमें उन लोगों के आदिवासी कल्याण का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी पूर्णिमा जी। नहीं, लेकिन सोनम जी, इसमें मेरा मूल सवाल चला गया कहीं पर। मैंने वही कहा कि तो आप लोग क्या चाहते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा बीजेपी शासित राज्य का उठाए ही नहीं? बिल्कुल उठाना ही चाहिए। अभी इन्होंने बताया भी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया भी कि अगर विपक्ष अपने सवालों को लेकर के नहीं आएगा तो कार्य किस प्रकार से होगा। हाँ। तो बिल्कुल उस तरह से उठाएं, लेकिन जब उनके राज्य में बात आती है, उनके सहयोगी राज्यों में बात आती है, तब ये लोग क्यों मौन धारण कर लेते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, लेकिन वो रांची में मौन क्यों साध लेते। जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर के सड़क पर लेट जाते हैं, तो क्या वो रांची में जब प्रदर्शन जारी कर रहे थे हमारे छात्र, तो वहां पे वो क्यों चुप्पी साध लिए थे। तो ये तो दोहरी राजनीति है ना। इस प्रकार की तो चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो अगर किसी की हित की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा राज्य में जहाँ पे हमारे लोग कैपेबल है, वहां पे हम लोग चुप हो जाएंगे। जी नहीं, हमें हर जगह पे आवाज उठाने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है, और ये दोहरी रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो समस्याएं, जिसका समाधान हो चुका था, छात्रों से संवाद हो चुका था, एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, राहुल गांधी ने बिना वेरीफाई किए उन इश्यूज को वापस से लाने की कोशिश की। आप ये कहना चाह रही हैं सोनम पासवान जी? बिल्कुल। देखिए, अगर वो नहीं लाना चाहते, वो उनकी राजनीति, बिल्कुल आपने देखा है कि किस प्रकार से वो हमारे देश में, किस प्रकार से उनकी जो राजनीति का जो तरीका है, जो पैमाना है, वो बिल्कुल सिकुड़ता गया है। तो किस तरह से वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना है, तो कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो, जिसपे हमारी सरकार, हमारी एनडीए सरकार ने ऑलरेडी काम कर लिया है, उसको लेकर के इश्यू बनाते हैं। उनके पत्र लिखने से क्या होगा? क्या हमारे नेता आवाज नहीं उठाते? क्या एनडीए हमारी जो है उसके लिए काम नहीं कर रही है? आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से चीजें की गई है, उसी प्रकार से अभी हम लोग झारखंड में भी किए हैं।
तो अभी बिहार में भी आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे आज ही हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर के छात्रों के विकास और उत्थान के लिए बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप्पी साध के बैठे हुए, हम लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, फिर संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, ये काउंटर किस का सिलसिला क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? ऑपोजिशन सवाल उठाएगा तो सरकार कह देगी कि पहले अपने राज्यों में देखो जाकर हालात क्या है। हम एज अ कोर, एज अ क्रक्स समस्या को एक सुधार के एंगल से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? या फिर राजनीति अपनी जगह तलाशेगी, एक सवाल उठाएगा तो दूसरा उस पर काउंटर करेगा? पूर्णिमा जी, हम लोग एक्चुअली अगर आप इस समस्या को एकदम से जो जड़ में मूल में समस्या उसको नहीं देख पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें ऐसी हैं जो देश में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी हैं और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये आजादी के बाद से धीरे धीरे करते हुए पिछले 25-30 सालों में आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की हालत ये हो गई है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर। हम आज सिर्फ एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं कि जी आप भाई, आज अगर आदिवासी स्कूलों का बुरा हाल है या नीट के पेपर लीक हो रहे हैं या जो भी हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक रात में नहीं हुआ है, उसे होने में दशकों लगे हैं। उसको आज के तारीख में आप जब आप कांग्रेस कहती है कि जी नेट पेपर लीक हुआ तो वो कह देंगे कि जी पेपर लीक पहली बार तो 1970 में हुआ था। सरकार कहेगी कांग्रेस में कि आपके टाइम पे हुआ, ये कहेंगे आपके टाइम पे। कोई एक ऐसी अप्रोच या एक ऐसी कोई सोच आ नहीं रही है कि जो समस्या के हल को की तरफ बढ़ सके। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर होना है हमारे इसका, और क्या 29 के लोकसभा चुनाव में होना है, इसके बियॉन्ड कोई नहीं सोच रहा है। इस समय राहुल गांधी जी के जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप उनको एक दिमाग में पता नहीं कहां से ये घुस गया है कि जेनजीज को भड़का के या उनको एक तरह से उनके लीडर बन के वो तख्ता पलट करा देंगे और उस तख्ता पलट के बाद वो देश के नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा उनको पता नहीं किसने, उनके एडवाइजर्स ने समझा दिया है। और समस्या उनके एडवाइजर्स की, भाई आप अगर आप राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो माने हैं, वो पता नहीं अपने आप को मानते हैं नहीं मानते, वो लीडर ऑफ पोजीशन है इतने बड़े देश के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके एक पत्र का मायने रखता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उस चीज को समझने की जरूरत है। जिस तरह से उनका पार्लियामेंट में जो उनका बॉडी लैंग्वेज होती है, मुझे देख के आश्चर्य किस लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस तरह का हल्का जो अप्रोच से चला है। मैंने तो कभी नहीं देखा, पहले मैं 30-32 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आज समस्या ये है कि आप राहुल गांधी जी, आपको प्रधानमंत्री बनने की इतनी ज्यादा जल्दी है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है उसकी गरिमा को आप डाइल्यूट किए दे रहे हैं। एडवाइजर्स को ये चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना, वो लीडर को नहीं पता होती, जो उसकी एडवाइजरी की कोर टीम होती है उसको पता होती है, वो बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि उनको ये बताया जाता है कि आपने जो लेफ्ट की मानसिकता थी उसको कैसे कांग्रेस में उतारा जाए। अगर आप राहुल गांधी जी का अगर आप टोटल काम करने की स्टाइल देखेंगे तो जो पुराने जमाने में लेफ्ट का होता था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उस टाइप का उनका अप्रोच पूरा बन गया है। ये नहीं, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट को आप लेफ्ट से जोड़ रहे हैं अनुराग जी। डेमोक्रेसी के नहीं, आप अगर आप जो है इसे लेफ्ट की अप्रोच से एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टाइल को जोड़ रहे हैं, तो ऑपोजिशन का तो, विपक्ष का तो काम ही रहा है ना सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने का। और ये कोई रवायत आज की तो है नहीं, ये तो तब भी होता था, ये तब भी होता था जब कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में बीजेपी बैठती थी। तो इसमें नया क्या हो रहा है? नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल सवाल उठाना विपक्ष का काम है। और समस्या ये है कि अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर जो आपने सवाल उठाया है उसकी हेडलाइन या आपने जो है जो यहाँ पे विपक्ष के काम समझ के किया, अगर उसकी वो हेडलाइन पाकिस्तान के अखबारों में बनती है तो वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। ये समझने की जरूरत। ठीक है, ये बहुत थिन लाइन है आलोचना करने में और जो विपक्ष, वो जो दुश्मन देशों में अखबारों की हेडलाइन बनते हैं राहुल गांधी, इसका जवाब मैं भारती जी से और यादव जी से लूंगी। लेकिन पहले संजय राणा जी, फिर तो अगर ऐसा है जो अनुराग जी कह रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो फिर तो राहुल गांधी जो कहेंगे फिर तो वो गलत ही होगा ना। राहुल गांधी जो कह दें वो गलत है फिर तो। और सरकार को असल समस्या राहुल गांधी के इंटरवेंशन से है या राहुल गांधी के लेट इंटरवेंशन से है?
पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी अभी तक जो भी बोले सारा चीज गलत ही हुआ है। आप ये बता दीजिए, राफेल गलत नहीं था, हिडनबर्ग गलत नहीं था, पेगासस गलत नहीं था, मोदी सारे चोर है गलत नहीं था। तो मुझे एक लिस्ट बता दीजिए जहां पे राहुल गांधी ने एसआईआर गलत नहीं था, वोट चोरी गलत नहीं था, हरियाणा का चुनाव में एक जगह पे 250 आदमियों का जो नाम आ गया था, नेक्स्ट नेक्स्ट डे में भास्कर में रिपोर्ट आ गई थी बिल्कुल गलत है, वो गलत नहीं था। तो राहुल गांधी की एक आदत है, राहुल गांधी इलोम विलोम करने तो दिल्ली में चले जाते हैं प्रधानमंत्री के आवास के सामने, लेकिन झारखंड में जो देश का दूसरे नंबर का राज्य है, आदिवासी के अनुसार दूसरे नंबर का राज्य, वहां पे सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं। अरे भैया, क्या अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हो? चिट्ठी लिखोगे, अंग्रेज के डाक में जाएगा, काम करोगे, तुम्हारी सरकार उठा के फोन कर दो। जब इलोम विलोम करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्य आवास पर जा सकते हो, उलोम विलोम करने के लिए थाने में जा सकते हो, तो इलोम विलोम करने के लिए आप दूसरे छात्रों के लिए क्यों नहीं जा सकते? अभी बात हो रही थी आदिवासी छात्रों की। कोई भी छात्र हो, देश का कहीं का भी छात्र हो, आदिवासी हो, जनरल हो, कोई भी हो, वो छात्र है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ये बता दीजिए, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के, मैं सुन रहा था, उन्होंने बुलाया कि इतने हॉस्टल है। भैया, तेलंगाना में हॉस्टल की कमी चल रही, बोलो तो आंकड़े दे दो। समस्या तेलंगाना में भी है आदिवासियों के साथ, केरला में भी छात्रों के साथ समस्या है वहां की समस्याओं को क्यों नहीं करते हैं? अरे, विपक्ष का काम होता है, सरकार अगर कोई त्रुटि करती है, गलती करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना और जनता को जागरूक करना, ना कि सिर्फ अराजकता फैलाना। ये बताइए, उनका कहने का मतलब क्या कि हम पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं करेंगे या पार्लियामेंट के बाहर आके रोड पे हम चर्चा करेंगे? भूल जाइए, इन्होंने बार बार बोलते हैं कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी। आज इन्होंने एक चिट्ठी लिखी घर के सामने, और राहुल जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि भैया ओबीसी का डिटेल्स भी होना चाहिए जो सेंसेक्स हो रहा है। और इन्हीं के पिताजी 1989 के समय में घुर विरोध, एक राजपूत प्रधानमंत्री ओबीसी का जो बिल था, जो कमीशन था, वो लागू कर रहा था, और पुरजोर तरीके से पूरे 1.5 घंटे का भाषण पार्लियामेंट में राजीव गांधी का कुछ सुन ले। नाना जी के लेकिन आपकी सरकार ने आपकी पार्टी ने वो सरकार गिरा दी थी, मान्यवर। अरे सुन लो, बीच में कमीशन आने के बाद किसने सरकार गिराई थी? कौन पार्टी थी? आप ही की विचारधारा थी, आरएसएस की विचारधारा। अरे समस्या क्या है? ये समस्या क्या है ना कि गलतफहमी करने की आदत मत बताइए ना, ये बताइए, 80 के बाद से सुन लो, अभी चुप हो जाके सुन लो। 80 में 1800 विधायक और एमपीओ को तोड़ने वाली कांग्रेस, 4 स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट गिराने वाली कांग्रेस, 1992 के विध्वंस के बाद, बाबरी मस्जिद जो है ढांचा गिराने के बाद, 4 बीजेपी शासित राज्यों की सरकार गिराने वाली विजय कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने अस्तित्व देखे, और सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने गिरवार में झांक के देखे वो क्या कर रही है। या तो अपने दादाजी के विरुद्ध जा रहे हो, या अपने दादी जी के विरुद्ध जा रहे हो। सबसे ज्यादा विरुद्ध तो लेटेस्ट माना जाएगा अपने पिताजी के। पिताजी नहीं चाहते थे, कमीशन आया, आपने कमीशन के लिए रोज हाथ पे लेकर घूम रहे हो, मतलब जो नहाते हो तो लगता है ऐसे पकड़े रहते हो कि गीला ना हो जाए। संविधान है तो संविधान छूट जाएगा तो संविधान चलेगा। जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ा, जिस पार्टी ने देश को तोड़ा, जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया, वो पार्टी देश पे बात करती है दलितों की। अरे बताइए, 65 साल तुम्हारा राज, तुमने किया क्या? 65 साल राज में तुमने आरक्षण में कुछ काम किया? नहीं किया ना। ठीक है, यादव जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं हेडलाइंस के लिए जाऊंगी। यादव जी पहले जवाब दीजिएगा, फिर मैं यश जी आपके पास भी आऊंगी। हमने 65 साल ये किया कि आप खुलकर और स्वतंत्र आवाज बन के बोल पा रहे हैं। आज आप भी विपक्ष को ही कोस पा रहे हैं, सत्ता को नहीं। हारमोनियम बजाने पे बैन था, हारमोनियम बजाने पे बैन था। इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गाने से बैन कर दिया था। नाम बताओ क्या? 40 की लिस्ट है। अब सुन लीजिए, अगर आपको इतिहास में ही जाना है तो फिर मैं आपका इतिहास गिना ही देता हूं, मुझे लग रहा है। नहीं, आप इतिहास ही में बात कर रहे हैं। अरे भाई रुक जाइए, अब हो गया आपका, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हो क्या गया? जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो आपके पुरखे माखुनाने लिख रहे थे साहब। मैं वहां से शुरू करूंगा। फिर गांधी जी ने लिखा था, मेरे पुरखे। सुनो मिस्टर यादव, मेरे पुरखों पे मत जाना। अपने पारी पे बोलना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड संजय जी यादव जी, ठीक है, एक सेकंड संजय जी यादव जी, एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। बोलिएगा यश जी, पहले राहुल जी आप बोलिएगा। देखिए, यहाँ जिस तरीके से आरएसएस के पिट्ठू आकर बैठ जाते हैं विश्लेषक की भूमिका में, उनको जब इतिहास गिनाया जाता है तो उनको तकलीफ होने लगती है, पेट में मरोड़ उठने लगती है।
जब मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तब इत्मीनान से मेरी बात सुन लीजिए। नहीं तो अब अभी सामने किसी वाले ने- को आप आरएसएस का पिट्ठू बोलिएगा तो फिर करेंगे ही ना, बीच में मैं बोलेंगे जानता ही। हूं, मैं जानता हूं बीच इनके में प्रश्न। बोलेंगे ही। नहीं, अभी वो राहुल गांधी को एक शब्द बोलेंगे यादव जी, अभी वो राहुल गांधी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप चुप नहीं होइएगा, ये मुझे पता है। मैंने नहीं कहा फिर आप चुप नहीं होंगे, ये मुझे पता है। आप पूरा डिबेट निकाल देंगे राहुल गांधी को डिफेंड करते करते, क्योंकि आपको खराब लगेगा। तो आरएसएस के पिट्ठू हैं कि क्या हैं वो छोड़ दीजिए, वो अपनी भूमिका में हैं, आप अपनी भूमिका में हैं। एंड लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। काउंटर करिए ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। बोलिए राहुल जी, फिर उसके बाद संजय जी आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी मैडम, अब आपसे ही शुरू कर देता हूं, आपने भी अभी जिक्र किया कि राहुल गांधी जी देर से पहुंचे थे। अगर राहुल गांधी देर से आए थे तो सरकार पहले क्यों नहीं पहुंची, मुझे बता दीजिए। वहां आदिवासी छात्रों के आंदोलन में सरकार तो कह रही है वो पहुंच गई। अब मैं आपकी बात मानूं या मैं सरकार की बात मानूं, बता दीजिए। नहीं, आपको तो अल्टीमेटली माननी तो नहीं, सरकार की है। सरकार ये कह रही है, सरकार तो उसी की है। आपकी सरकार होती तो मैं आपकी बात मान लेती, आधिकारिक समझती उसको। सरकार तो ये कह रही है कि हमने संवाद स्थापित कर लिया, उनकी जो मांगे थी मान लिया, और आपके लगाएगा ये आरोप निराधार हैं। ठीक है, आप कमोबेश ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष जो भी आरोप लगाता है या विपक्ष जो भी सवाल उठाता है वो उसको, उन सवालों को कोई मान्यता नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसका मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी सरकार मैं ये तो है कहना नहीं, चाह रही हूँ, आपके शब्द यही थे मैडम साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ यादव जी, यादव जी, तीन लोग मेरे बैठे हैं साथ, सत्ता को डिफेंड यादव करने वाले। जी, मेरे आप साथ बचाइए शुरू अपने आप करने को। से बेहतर है, आप अपने आप को मेरे बचाइए। साथ शुरू तीन करने से लोग बैठे हैं बेहतर है सत्ता को कि डिफेंड आप करने। मुद्दे से शुरू करें तो ज्यादा मुझे बेहतर एकदम- होगा। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपको मैं मुझसे मुद्दे पे आ लड़ाई रहा नहीं हूँ। लड़नी है यादव जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपकी पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं हूं, आपको मुझसे लड़ाई नहीं लड़नी है। आप मुद्दे पर लड़िए ना, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब दे दूं? आपने आप संजय जी के मुझे लगता है लगाए गए आरोपों पर जवाब देना चाहते थे, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा। आजादी 1885 से चालू करें। सिर्फ राहुल जी को और संजय जी को नहीं रखो। भाई आओ तुम यादव जी, यार तुम मैं आओ सुन मेरे रहा हूं आप साथ, सबको। कूदो हाथ मैं कर ही आप सबको लेते हैं आज सुन रहा हूं। कांग्रेस पे। आओ, मैं आप सबको सुन लेता हूँ। ना 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 बाबू आओ, तुम एकदम आओ। 1885 से चालू रुक जाओ करते भाई, हो। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं रुक कहाँ जाओ, बताओ। अभी सारी बरोड़ देख लो। मैं चक्कर क्या है, यहाँ जो है बीच बीच में और लोग कूद जाते हैं, तो नहीं तो मैं आप ही के बरोड़ में वो लोग कौन से कूद जाते हैं, हैं? अंग्रेजों को गुलामी करने वाले कांग्रेस क्या पार्टी आदमी है? भक्त कौन क्या है? आदमी है? अंग्रेजों की ये गुलामी बोलता करने रहेगा, वाली बड़बड़ कांग्रेस पार्टी बड़बड़ बताएगी बड़बड़ मेरे करता पूर्वज रहेगा। क्या किए थे? किसी को अंग्रेजों बोलने के नहीं चरण देगा। चुंबक बनने क्या वाले है? बताएंगे कि हम क्या थे। अंग्रेजों की अभी जो पार्टी है, अभी भी जो पैर धो रहे हैं, वो बताएंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे। अरे मेरे पूर्वज मत जा भैया, अपनी बात करो। ठीक है, अब संजय जी अब आप रुकेंगे, अब आप बीच में प्लीज इंटरफेयर नहीं करेंगे। यादव जी बात पूरी कीजिएगा। सुन लीजिए मेरी बात। जो लोग कांग्रेस को अभी कोस रहे थे, राणा जी जैसे, मैं फिर कहूंगा आरएसएस के पिट्ठू, ये आरएसएस के पिट्ठू, इनको समझ नहीं आता सरकार मोदी की है सब 12 साल इस्लामिस्ट जवाब कब देखो, उनकी है। इंडियन और आपका मुस्लिम इतिहास लीग बता के देता हूं। चाटुकार, अब सुन लीजिए। इंडियन मुस्लिम लीग के चाटुकार, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने वाले, अरे तुम्हारे पुरखों ने सरकार चलाई है, नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में तुम्हारे पुरखों ने सरकार चलाई है। अरे हमारे पुरखों ने, तुम्हारी आपके विचारधारा ने, पुरखों ने अंग्रेजों तुम्हारी की विचारधारा चाटी ने थी। सरकार चलाई है। अरे अंग्रेजों की चाटी थी, ऐसे संस्कार रखते थे और लिखते थे माई ओबीडियंट योर ओबीडियंट। क्या कर रहे हैं संजय जी, माई यादव ओबीडियंट जी, सर्वेंट लिखते थे। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं है सर। ये दोनों लोगों से कह रही कि आरएसएस के हूँ, दोनों लोगों से कह रही हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। दोनों लोगों से कह रही हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसका यही तरीका है। अपनी बहनों आपको जिस चीज के लिए मैंने टोका, आपने उसको फिर से दोहराया। अब आप ये चाहते हैं कि सामने वाला उस पर प्रतिक्रिया भी ना दे। राहुल जी, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, और मैं सिर्फ आप दोनों तक सीमित नहीं रह सकती, चर्चा में दो लोग और मौजूद हैं, कम से कम उतना तो सम्मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते राहुल जी? मेरी बात तो आने दे। ठीक है संजय जी, अब आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। संजय जी प्लीज। नहीं मानेगा ये, इसको राहुल जी, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करें प्लीज। अब आप बोलिए। आपको रोकने की जिम्मेदारी है, आपको सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा। राहुल जी फिर आप बात करेंगे। अभी अब कितना समय आप लोग ले लेते हैं किसी भी डिबेट को डीरेल करने में। अगर मैं इसका डेटा निकलवाऊंगी तो सबसे ज्यादा समय आप ही के हिस्से आएगा सर।
तो मत करिए फिर ये, और इधर उधर की बातें मत करिए मुझसे राहुल जी, मत करिए। मैं 5 से 10 बार कह चुकी हूँ कि मुद्दे पर रहिए, 5 से 10 बार कह चुकी हूँ कि मुद्दे पर रहिए। कभी आप मेरे ऊपर आ जाते हैं, कभी आप राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर चले जाते हैं। आपको मुद्दे पर नहीं रहना है साहब, ऐसे कैसे चर्चा होगी? सुनना ही नहीं है, ऐसे कैसे चर्चा होगी? सुनना ही नहीं है। जब ये आदमी मुद्दे से इतर जा रहा था, ये आदमी वो आदमी, आप मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाते हैं सर। क्या बात कर रही है मैडम आप? ये अरे जब आप मुझे नहीं छोड़ते हैं तो आप राजनीतिक विश्लेषक को क्या बख्शेंगे साहब? आप कोई खुदा है क्या? आपको वापस मैं जवाब दे देती हूँ ना, वैसे ही आपको राजनीतिक विश्लेषक भी जवाब देंगे। अगर आप इंडिविजुअली किसी को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा सर, ये होगा। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए यादव जी, मुद्दे पर रहिए। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, मुद्दे पर रहिए अपने प्रवचन को सर, मुद्दे पर रहिए। आपके प्रवचन भी बहुत देर से सुन रही हूं मैं और बाकी सब भी, आप भी मुद्दे पर रहिए, बोलिएगा। शोर कर लो। अब की बार मैडम ऐसा नहीं होगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप लोग इंटरप्ट करेंगे। सर अगर आप मुद्दे पर बात नहीं कीजिएगा तो मुझे टोकना पड़ेगा। बिल्कुल मुद्दे पे करूंगा, बिल्कुल मुद्दे पे बस फिर रहिए। बोल सकता हूं आपकी अनुमति होती? यश जी आपके पास आती हूं, अपना काउंटर रखिएगा सर। पूर्णिमा जी मुझे लगता है क्योंकि समय आपने जिन चीजों को दिया, थोड़ा सा हम भी उन चीजों को छेड़ लें। सर बोलिए। कि राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी नाराज इसीलिए हो गया कि उनका संबंध आरएसएस से जोड़ दिया, नहीं जोड़ना चाहिए था डॉक्टर राहुल जी को। बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने मुझसे सवाल किया था ईएमआरएस को लेकर के, एकलव्य का नाम था। आखिर शिक्षा के नाम पे कब तक छात्रों का अंगूठा काटा जाएगा, एकलव्य बनाया जाएगा? बेहतर शिक्षा देने की जगह आप अंगूठा काटने की योजनाएं बनाएंगे आदिवासियों के नाम पे, उनको बेहतर उन्नति की काम नहीं करेंगे, उनका जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको जंगल को उजाड़ने का काम करेंगे। जल मिशन जो है वो पूरी तरीके से विफल है आदिवासियों के लिए। मैं योजनाएं बताऊं, कुपोषण सबसे ज्यादा उनके साथ है, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी खराब है, शिक्षा की कमी सबसे ज्यादा उनकी खराब है, रोजगार और पलायन सबसे ज्यादा है, जमीन और वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है सबसे ज्यादा उनके खराब है, विस्थापन और बांध परियोजना जितनी भी होती है चाहे खनन की हो या उनकी हो, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को दिक्कत है। सामाजिक अपराध सबसे ज्यादा उनके साथ होते हैं, एनसीआरबी या सामाजिक न्याय के आंकड़े देख लीजिए। आखिर इतनी सब चीजों को खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी? राहुल गांधी ने एक लेटर लिख दिया, हम उस पर डिबेट करेंगे, लेकिन मूल मुद्दा आदिवासी में फिर आदिवासियों पर बात करूंगा कि जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रमुखता से प्राथमिकता से हम उस पर बात करना चाहते हैं। अगर दूसरी पार्टी की भी सरकार है तो केंद्र सरकार मिलकर के क्या दूरियां करना चाहती है? अगर बच्चे आज किसी भी प्रदेश के हो, चाहे वह हमारी सरकार आने वाली हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार, हित तो बच्चों का होना चाहिए। विपक्ष में जहां भाजपा है वह तांडव करेगी और जहां सत्ता में है वह सरेंडर करेगी। ये दोनों काम तो नहीं चल पाएंगे ना, नहीं चल पक्ष और विपक्ष। ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय से लटका हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे 13% होल्ड के लिए परेशान है। पश्चिम बंगाल में 7% आपने ओबीसी आरक्षण कर दिया। तो लगातार विफलता, और आप एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो विफलताएं तो आपके हाथ में आ रही है, आपसे सवाल ना किया जाएगा? नहीं कीजिए, कुपोषित बच्चे तमाम बिल्कुल इन सब पर आप सवाल कीजिए, लेकिन साथ साथ पीएम जनमन योजना की भी शुरुआत कीजिए और उसके लिए अलॉटेड 24,000 करोड़ का भी सर जिक्र कर दीजिए। नहीं रुकिए यश जी, अब रुकिए, अब आपने बोल लिया ना, अब आपने सर बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया सर, अब मुझे भी बोलने दीजिए और फिर उसके बाद सोनम जी को रखेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं तो योजनाओं की बात कर रही हूँ, ये तो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। यश भारती जी, आपने ट्राइबल विलेज के लिए 79,000 करोड़ के एलोकेशन का जिक्र नहीं किया साहब, जिसमें ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस का उद्धार किया जाता है। ठीक है, एकलव्य से आपको समस्या थी, 7,088 करोड़ रुपए एकलव्य के लिए अलॉट किए गए, आप
आप कहते हैं कि ये सरकार अंगूठा काटने का काम करती है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं किया, आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं किया जो सिर्फ आदिवासियों के लिए होता है, आपने नेशनल फेलोशिप का, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप का, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इन सब का आपने कोई भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसी सेलेक्टिव अप्रोच की यश भारतीय जी बात होती है। और अगर इतनी ही चिंता है ट्राइबल स्टूडेंट्स की ऑपोजिशन को, तो आज बोलिए यहां पर बैठकर कि पूरा ऑपोजिशन मिलकर एक नेशनल कैंपेन चलाएगा सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। बोलिए आप चलाएंगे? बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जितना आपने योजना और पैसा बताया धरातल पर सर, अब आप नहीं बोलेंगे। विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है। मैंने तो कहा बोलिए कि आप नेशनल कैंपेन चलाएंगे। बड़ी बात है। आपके आरोप आपके सवाल और मजबूत हो जाएंगे इससे। आपके आरोप और आपके सवाल मजबूत होंगे। आप बोलिए। आइए साथ आइए ना सर, आइए साथ सर, जब हम आंदोलन करें तो अगर ऐसा होगा तो साथ फिर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, जिसकी फिलहाल तो कोई प्लानिंग है नहीं। पूर्णिमा जी, जब हम करेंगे आप मुद्दा उठाइए ना, नेशनल कैंपेन चलाइए, किसी ने आपको रोका है क्या? पूर्णिमा जी, जब अनुराग जी, आरक्षण के लिए सड़क पर उतरते तब आप दिखाइएगा। आइए। जब मुख्यमंत्री अनुराग जी बोलिए। खिलाफ हम सड़क पर उतरते तो दिखाइएगा। अनुराग जी बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो पूरी शिक्षा की समस्या है ना, वो जो आज के डिबेट में आपके दिख रही है कि कोई बात करके एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप के अलावा किसी के पास आपने नहीं किया, ये एक्चुअल समस्या पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कांग्रेस समस्या पे बात नहीं कर रही। क्या ये इस समस्या की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई? क्या उसको वो मना कर देंगे? आज अगर जो समस्या है वो क्या शासनकाल में कांग्रेस के नहीं शुरू हुई? ये मानना पड़ेगा कि, और प्रॉब्लम अगर आप अनुराग जी, भाजपा तो पैनल में बैठ भी नहीं रही है। भाजपा तो पैनल में बैठ भी नहीं रही है, वो तो चर्चा से भागी पहले से बैठी हुई है। एलजेपीआर बैठक में है ना यश जी, मैंने तो भाजपा एलजेपीआर चर्चा में है ना। कई बार ऐसा होता है जब आप लोग नहीं बैठते हैं तो कांग्रेस बैठी रहती है, और जब कांग्रेस नहीं बैठी होती है तो आप बैठते हैं। तो छोड़ दीजिए उस बात को ना। ये भारतीय जी, बोलिएगा समस्या अनुराग ये है कि समस्या का समाधान नहीं चाहिए, समस्या के लिए किसी को जिम्मेदारी देनी है, किसी के सर पे डाल देना है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा यश भारती जी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जब तक पॉलिटिकल पार्टी का कलेक्टिव अप्रोच नहीं होगा, कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। और यश भारती जी, आप खैर कांग्रेस के नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत आवश्यक है कि राहुल गांधी जी को उस पद की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना पड़ेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा देश के बहुत बड़ा पद होता है किसी भी देश का, उसको वहां पे समझना पड़ेगा। बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी रिसर्च के ऐसे चिट्ठी लिख देना और जो पद की गरिमा के अनुसार काम ना करना बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखिए, इसमें पूरा देश सफर करेगा आने वाले समय में अगर अपोजिशन इस तरह के सवाल पूछते रहे। क्या हुआ आज इस सवाल हुआ, क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बैकफायर कर गया, खत्म हो गया। इस तरह से अगर लीडर अपोजिशन के आरोप बैकफायर करते रहेंगे तो जनता आने वाले समय में इनके सवालों पर बात ही नहीं करेगी। ठीक है, 1 मिनट में यश भारती जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद संजय जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी। टाइमर रखेंगे यश जी के लिए। अनुराग जी की बात से मैं सहमत हो जाता हूं कि हाँ, ठीक बात है कि जो भी बात रखे उसके तथ्य ठीक होने चाहिए और सही तरीके से सही बात रखनी चाहिए। लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हाँ, हमने गांव में लाइट पहुंचा दी। जिस गांव का नाम ले वो 100 किलोमीटर दूर भी दिल्ली से ना हो और वहां लाइट पहुंची नहीं है, वो कह रहे हैं हमने लाइट पहुंचा दी है। तो लाल किले के प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की किसी गलत बातें कहें, झूठ परोसे, तो उस बात का अध्ययन किसको करना चाहिए, ये भी हम लोग को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता सरकार से सवाल ना पूछें, ये जिम्मेदारी भी हमारे विपक्ष की है। हम लोग इसको खूबी से निभाएंगे। मैं अनुराग जी आपकी बात पे ध्यान रखूंगा और जहां कांग्रेसी मित्र मिलेंगे उनसे भी यही बात करूंगा। लेकिन सत्ता से सरकार से आप भी हमारे साथ आवाज जरूर उठाने की गलत चीजों का ना प्रस्तुत करें, विज्ञापनों पर पैसा थोड़ा कम खर्च करें, जो बजट जिस चीज के लिए वहां ज्यादा पैसा ठीक है, बस जल्दी से क्विक सवाल यश जी आपसे लूंगी और टाइमर रखेंगे जब मैं कहूं तो। बस एक क्विक सवाल यश जी और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट यादव जी आपसे और फिर संजय जी मैं आपसे लूंगी। आपने क्योंकि बजट की बात कर ही दी है भारती जी, इस साल ट्राइबल वेलफेयर का बजट कितना था? नहीं, मुझे आप तो
सारी परीक्षा मुझसे ही लेना चाहती है। मैं नहीं, बजट बस नहीं मैंने तो बता सर दूंगा, बजट पूछा, तो आपने फिर आप आपने कहेंगे कि बात आपको की। मैंने टाइम दे दिया, आपने सर टाइम से निकाल लिया। सर मैं तो आपको नाकामयाबी गिना दी, सारे अब बजट देखिए फेल यही हैं। समस्या आप है, एकलव्य यही समस्या बना है। दीजिए। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। समस्या ये है, मैंने तो पूर्णिमा जी, पूछा मैं अभी बजट आपकी कितना है, परीक्षा लेने दूं तो मैंने देखिए तो आप पूछा भी कई सिर्फ जगह बजट फेल हो कितना है। जाएंगी। पिछले बार के फाइनेंशियल बजट के मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 45% मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 45% बजट क्या in the धरातल पे jump, खर्च हो रहा है? 45% जंप इन द ट्राइबल वेलफेयर बजट, 45% जंप। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। यादव जी को रखेंगे उनके क्लोजिंग कमेंट के लिए। मेरी जानकारी ठीक में है है, यादव जी। जानकारी के लिए रख लीजिए। नहीं, आप राणा जी से ले लीजिए, उसके बाद मैं देता हूं। बोलिएगा यादव जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। राणा जी को ले लीजिए। यादव जी, लेट मी डिसाइड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, दे दीजिए। नहीं, फिर आप फिर आरोप आप आपके विपक्ष लिए पर लगाकर 1 मिनट का टाइमर मैं रख रही हूं, आपका टाइमर शुरू हो चुका है, बोलिएगा यादव जी। फिर विपक्ष पर आरोप लगाकर फिर डिबेट क्लोज करेंगी मैडम। मैं जानता हूं ये सब तरीके मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब सारे हालात मुझे मालूम है। देखिए विषय पर आता हूं मैं। आपने सवाल पूछा था कि सब राहुल गांधी जी देर से पहुंचे हैं, आप ही का सवाल था मैडम ये। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देर से पहुंचे थे तो सरकार पहले क्यों नहीं पहुंच पाई? जब 10 दिन से ज्यादा सरकार से भूख हड़ताल पर बैठे थे बच्चे, 22 अगस्त को पुणे की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक छात्रा ने मंच से राहुल गांधी जी को अपनी समस्या बताई। जैसा आप कह रहे हैं कि सब आंदोलन खत्म हो गया था, तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने 24 अगस्त को राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख दिया और उन्होंने छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर समस्या का समाधान करने को कहा है। इसमें कहीं कोई राहुल गांधी ने हमने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सवाल किया है। अगर मीडिया को भी तकलीफ है, अगर आप एक तरफा चलाएंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। संजय जी, आपका हमेशा यही रहता है, हर बात का जवाब हो सकता है, हर बात का इलाज हो सकता है, लेकिन जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसका इलाज मिलना असंभव है। संजय जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर डिबेट को खत्म करूंगी। जी पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है कि हमें अभी दोनों हमारे मित्र, बड़े भाई, दोस्त जो हैं त्राहिमाम मचा रहे थे ट्रैवल के लिए। बताइए, आजादी से लेकर 2014 तक ट्रैवल बजट था 4,400 करोड़ रुपए और आज के दिन में है 2026-27 का 15,600 करोड़ रुपए। सोच लीजिए 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। नंबर 1। नंबर 2, जब बात हम करते हैं कि राहुल गांधी ने कि एक बिटिया की समस्या बताई थी, बिटिया के बगल में एक लड़की बुरखा वाले भी खड़ी थी, वो अपनी समस्या नहीं बताई थी कि वो टेंट में खड़ी है, और मनुस्मृति पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया था। आपने नहीं बताया था कुरान में लिखा है कि महिला को अकेले नहीं जाना चाहिए, महिला को हमेशा पति के शागिर्द में रहना चाहिए और महिला को हमेशा खेती के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो कुरान में लिखा है, ये राहुल गांधी जी ने नहीं बताया। एक छोटी सी बच्ची की बात और मनुस्मृति में चर्चा कर दी, लेकिन कुर्तियों की चर्चा उन्होंने नहीं की। तो राहुल गांधी की बात पे किसी भी सभ्य समाज में या देश में जो आदमी डेवलपमेंट चाहता है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी ऐसे मुद्दे को लेकर आते जो देश को तोड़ने और विघटित करने वाला होता है। और एक बात भी बहुत साफ है कि अगर मुद्दा आदिवासी छात्र है, जिस पर हम चर्चा करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो फिर चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, कसौटी फिर एक ही होनी चाहिए, उसमें दोहरापन नजर नहीं आना चाहिए।